स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद एबी में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछली बार हमने राजस्थान की सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हुए कालीबंगा सभ्यता का अध्ययन कर लिया था। उसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें जान ली थी। चलिए आज उसके आगे बढ़ते हुए आहड़ सभ्यता का अध्ययन करें और उसके बारे में भी जानें। आहड़ सभ्यता चार मुख्य सभ्यताओं में से दूसरी आज हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम गणेश्वर और आगे बेराट सभ्यता का अध्ययन करेंगे। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है और यह उदयपुर में स्थित है। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है और बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आसपास बनास नदी से मिल जाती है। इस कारण आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता संस्कृति से संबंधित भी माना जाता है। जो सभी सभ्यताएं जो बनास नदी के किनारे स्थित हैं वह बनास सभ्यता संस्कृति से संबंधित होती हैं। अगर हम आहड़ सभ्यता के उपनामों के बारे में बात करते हैं तो इसके उपनामों में धूलकोट, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी और महासतियों का टीला है। स्थानीय लोग क्षेत्रीय भाषा में इसे धूलकोट कहते थे, जो कि आहड़ शिलालेख से पता चला है। इसका समय लगभग 4000 ईसा पूर्व माना गया है और यहां से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका समय सन 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य बताया गया है। यदि हम खोज की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी सन 1953 में। उसके 3 साल बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने सन 1956 में इस पर उत्खनन कार्य किया, परंतु सर्वाधिक उत्खनन कार्य डॉक्टर एस.डी. साकलिया ने सन 1961 से 1962 के मध्य किया था, जो कि पूना विश्वविद्यालय के थे। राजस्थान सरकार की ओर से पीसी चक्रवर्ती उपस्थित थे। ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित थी है और यहां से तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 प्रकार की मणियां एवं 6 तांबे की मुद्राएं व 3 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। आगे और जानेंगे हम यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है, पर फिलहाल ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष में ये है। 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को आघाटपुर या आगाड़दुर्ग के नाम से जाना गया। सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त होने के कारण इसे ताम्र नगरी के नाम से भी जाना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताम्र नगरी का अगर नाम आए तो हम आहड़ सभ्यता को याद करेंगे, लेकिन ताम्र सभ्यताओं की यानी जननी कह सकते हैं हम कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो वह गणेश्वर सभ्यता होती है दोस्तों। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा विशेष कि ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता होती है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम, खुदाई 3 स्तरों में हुई है। प्रथम स्तर जो है स्फटिक पत्थरों से बहुतायत प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, यानी कि प्रथम स्तर में जो प्रमाण मिले हैं वो केवल पत्थरों के, यानी कि यहां पर लोह और तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता था, या कह सकते हैं कि बहुत कम मात्रा में किया जाता था। लेकिन बहुतायत यानी बहुत ज्यादा पत्थरों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। द्वितीय स्तर की बात करें तो द्वितीय स्तर में तांबे, कांसे एवं लोहयुगीन उपकरण मिले हैं, यानी कि द्वितीय स्तर के लगभग तांबे, कांसे और लोह का प्रयोग किया जाने लगा था। और तृतीय स्तर में जो मृत भांड से संबंधित सामग्री मिली है, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। लेपिस लाजुली नामक पत्थर भी प्राप्त हुआ था, जो कि ईरान से भी प्राप्त हुआ था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि लेपिस लाजुली का संबंध किस सभ्यता से है, तो आहड़ सभ्यता से लेपिस लाजुली नामक पत्थर का संबंध होता है और इस प्रकार का पत्थर ईरान से भी प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं दोस्तों। आहड़ सभ्यता क्षेत्र में केवल ओजियानी जो क्षेत्र है ओजियाना
उसी से गायें मिली हैं। और मुलायम काले पत्थर तथा धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान निर्माण का प्रमाण मिला है। यानी कि हमने कालीबंगा सभ्यता में भी देखा था कि कालीबंगा सभ्यता की प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, वहां भी मकान कच्ची ईंटों से बनाए थे, और आहार सभ्यता में भी मकान का निर्माण कच्ची ईंटों से किया जा रहा है। इस सभ्यता का 8 बार बनना और 8 बार उजड़ना, यानी कि 8 बार बनने के और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। और 40 फीट गहरी खुदाई में इस सभ्यता की 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। एक घर में 6 चूल्हे मिले हैं, कुछ में 2 या 3 भी मिले हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था वहां पर रही होगी और लोग मांसाहारी भी थे, क्योंकि चूल्हे में मछली, बकरी और हिरण की हड्डियां मिली हैं। 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा एवं पेन भी यहां से प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि निकटवर्ती क्षेत्र में 40 तांबे की खदानें मिली हैं, यानी कि आहार सभ्यता के जो आसपास 40 तांबे की खदानें मिली हैं। प्राचीन काल में तांबा और तांबा गलाने की भट्टियां भी थी, यानी कि लगभग वहां उस समय तांबे का प्रयोग सर्वाधिक बहुतायत किया जाता था। इसी कारण इसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। और तांबे का उपयोग किया जाता था दोस्तों, लोहे का उपयोग किया जाता था, लेकिन वहां पे जो चांदी से परिचित नहीं थे, यानी आहार सभ्यता में लोग चांदी से परिचित नहीं थे। यह भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। काले व लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग किया जाता था, यानी कि जो मिट्टी थी वहां की काली व लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, और लाल धरातल पर काले एवं सफेद रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन यहां पर प्रयोग की जाती थी। चित्रित और धूसर मृदवान का प्रयोग नहीं किया जाता था। यह भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आरएस में। अभी जो लास्ट आरएस का एग्जाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन आया था कि आर्य सभ्यता की विशेषता या संबंधित नहीं है, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया था। उसमें लिखा हुआ था कि लाल धरातल पर काले एवं सफेद रंग की सुंदर ज्यामिति, इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। लेकिन यह हमें ध्यान रखना है कि लाल धरातल पर काले एवं सफेद रंग की सुंदर ज्यामिति डिजाइन आर्य सभ्यता के लोग अपनाते थे। अनाज रखने के मृदवान गोरे या कोटे कहलाते थे। आगे बढ़ते हुए आहड़वासियों का संबंध ईरान से था। हमने अभी थोड़ी देर पहले अध्ययन किया है कि लेपिस लाजुली पत्थर मिला है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है। एक इससे संबंधित कह सकते हैं कि इसका संबंध ईरान से था, और जो पूर्वजा में काम आने वाली धूपदानियां थी वो ईरानी शैली में थी। इसी कारण हम कह सकते हैं कि आहड़वासियों का संबंध ईरान से था। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं एवं 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, हमने पहले देख चुके हैं। ये एक मुद्रा पर त्रिशूल, दूसरी पर इंडो ग्रीक यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। अपोलो के हाथों में तीर व पीछे तरकस था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों कि ये यूनानी देवता अपोलो का संबंध किस सभ्यता से है। तो हमें ध्यान रखना है कि अपोलो का अपोलो का संबंध आहड़ सभ्यता से है। मुद्रा के किनारे यूनानी भाषा में एक लेख, दूसरी तरफ महाराजन रितर्स लिखा हुआ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम कि छपाई के ठप्पे, आटा पीसने की मशीन या चक्की कह सकते हैं हम, और चित्रित बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। और टेराकोटा पद्धति में मिट्टी से बनी वृषभ की मूर्ति जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। तो बनासियन बुल का संबंध हम कह सकते हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बनास नदी के आसपास स्थित होने के कारण इसे बनास सभ्यता संस्कृति से संबंधित माना जाता है, और इसी कारण बनासियन बुल उससे हमें याद रह जाएगा। आदिवासी कृषि, चावल और गेहूं, लगभग सर्वाधिक चावल है, ध्यान रखिएगा। कृषि करते थे, चावल से परिचित थे और गेहूं से परिचित थे, ये ध्यान रखिएगा। पशुपालन भी करते थे, कुत्ता, हाथी, गेंडा और मेंढा इन सभी से परिचित थे। वे मृतकों को कपड़ों व आभूषण के साथ दफनाते थे। ये विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मृतकों को कपड़ों एवं आभूषणों के साथ गाड़ते थे, और अधिकांश आभूषण मिट्टी के मनकों के बने हुए होते थे। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र जो कि जिनका संबंध ईरान से था। अभी हमने 3 ऐसी बातें जान ली हैं जो हम कह सकते हैं कि आहड़ का संबंध या आहड़ वासियों का संबंध ईरान से था। लेपिस लाजुली नामक पत्थर जो ईरान से भी प्राप्त हुआ है, और धूपदानियां
जो ईरानी शैली से संबंधित है, और बिना हत्थे के छोटे जलपात्र, ये तीनों ही हमें बताते हैं कि आहड़ वासियों का संबंध ईरान से था। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि सामाजिक परिवेश ग्रामीण हुआ करता था इनका, लेकिन हमने कालीबंगा में देखा है कि नगरीय सभ्यता भी कहते हैं उसे, कालीबंगा को। तो वहां का जो सामाजिक परिवेश है वह ग्रामीण ना होकर नगरीय था, और आहड़ सभ्यता का सामाजिक परिवेश ग्रामीण है। मकान ईंटों से बांस की चटाइयों पर मिट्टी का लेप करके बनाए जाते थे। थोड़ी देर पहले हमने देख लिया कि खाद्यान्न फसल के रूप में चावल, गेहूं एवं ज्वार से परिचित थे ये लोग। विशेष ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। समाप्ति का कारण भूकंप, आयड़ नदी प्रवाह या बाढ़ कह सकते हैं हम, या आक्रमण गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है प्राकृतिक प्रकोप से भी इसका समाप्त होना माना जाता है। आगटपुर या आहड़ के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़कर गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए उन्होंने, यानी कि आहड़ वासियों ने ही गिलुंड और भगवानपुरा और बागोर इस तरह की सभ्यताएं बसाई हैं, बालाथल। ये आहड़ वासियों वहां पर जाकर रहने लगे और उन सभ्यताओं का निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है। दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने के लिए मिट्टी के क्वार्टज के टुकड़े व चिप्स के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था, और आवासीय भवनों की नींव ईंटों से भरी जाती थी, या नींव ईंटों की बनाई जाती थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती थी यहाँ पे दोस्तों, और ये ध्यान रखिए राम, सेकाशम और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यह थी आज की मुख्य मुख्य बातें आहड़ सभ्यता के बारे में। और जो गिलुंड हमने कहा है कि आहड़ वासी उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बढ़कर गिलुंड और भगवानपुरा जैसे इन्होंने स्थान बसाए थे। तो जो गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे स्थित है, आहड़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है, और यहीं पर आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार हुआ है। गिलुंड का उत्खनन कार्य बीबी लाल ने सन 1957 से 1958 के मध्य किया था। हमें गिलुंड सभ्यता के बारे में ज्यादा कुछ न याद रखते हुए केवल यही चीज याद रखनी है। और एक क्वेश्चन भी था, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल बालाथल को माना गया है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा आपके लिए गणेश्वर सभ्यता। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका प्यार यूं ही मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद।